और शुरुआत अहम खबर के साथ। तवांग झड़प पर अमेरिका का बयान सामने आया है। अमेरिका ने कहा कि वो एलएसी पर ताजा स्थिति पर नजर बनाए हुए है। पेंटागन ने कहा कि एलएसी पर चीनी सैनिकों की तैनाती और सैन्य बुनियादी ढांचे का निर्माण जारी है। अमेरिका का कहना है कि यहां इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अमेरिकी सहयोगियों को भड़काने के चीन के प्रयासों को ये दर्शाता है। अमेरिका ने कहा कि वो सीमा तनाव को कम करने के भारत के प्रयासों का समर्थन करता है। वहीं तवांग झड़प पर यूएन के महासचिव का बयान सामने आया है। तनाव कम करने की उन्होंने अपील की है और उन्होंने कहा है कि ये सुनिश्चित किया जाए कि तनाव ना बढ़े। तो यूएन महासचिव ने सीमा पर तनाव कम करने को कहा है, इसको लेकर बयान दिया है। तवांग झड़प पर यूएन के महासचिव का ये बयान सामने आया है। Yes, Edie, and I think we have some questions online. Go ahead, Edie. India said today that its forces clashed with Chinese troops in a disputed area along their border. Does the Secretary General have any comment on this? Yeah, we've seen these reports. We call for de-escalation and to ensure that the tensions along in that area do not grow. चलिए आगे बढ़ेंगे और रुख करेंगे जम्मू कश्मीर की खबरों की ओर, जहां सड़क संपर्क विकास का आईना है और क्षेत्र विशेष के विकास को दर्शाता है। लेकिन उधमपुर से पखलाई सड़क की हालत सबसे खराब है और उक्त क्षेत्रों के स्थानीय लोगों को पखलाई सड़क की सबसे खराब स्थिति के कारण कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ब्लैक टॉपिंग को पूरी तरीके से हटा दिया गया है। गड्ढों के कारण राहगीरों को परेशानी होती है और खराब सड़क पर चलना भी मुश्किल हो जाता है। खासकर बारिश के दिनों में सड़क छोटे छोटे तालाबों में तब्दील हो जाती है, जिसमें गंदा पानी भर जाता है, जिससे क्षेत्र की छवि खराब होती है। हम पखलाई के रहने वाले हैं। सुदेश कुमार हमारा नाम है। और ये रोड निकला है ना जो जब से तब से हमने तो क्या देखा है, हमारे बुजुर्ग थे उन्होंने भी वैसा ही देखा। हम देख रहे थे तब से भी वैसा ही है। रोड की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। जहाँ पे पुल डलते थे वहाँ पर पुल ही डाल दी। पानी देखो तो लोगों के घर तक पहुँच रहा है। कुछ सही नहीं बन रहा है। ये बाइक चलाने वालों को कभी किसी का एक्सीडेंट हुआ है, कभी किसी का हुआ है। रास्ते की बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हालत ख़राब है। और टीचर हैं वो भी टाइम से नहीं पहुंचते हैं। कोई भी अफसर है वो टाइम से नहीं पहुंच सकता है स्कूल। हमारा रोड ठीक हो जाएगा, यही मांग है। मैं सरपंच पंचायत हल्का पखलाई करनैल सिंह, मैं आपका धन्यवाद करता हूं और आपके माध्यम से ये संदेश और ये अपनी जो असुविधा है इसका एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाना चाहता हूं, पूरी सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं कि ये रोड बने हुए लगभग 60 साल हो गए और 60 साल से ये लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये रोड पक्का होगा और इस पर गाड़ियाँ चलेंगी। लेकिन आज से 3 साल पहले इसका टेंडर हुआ था। 2,76,00,000 का पहला स्ट्रेच जो था शुरू में, तो 2,76,00,000 का टेंडर हुआ। उसके बाद ठेकेदार ने काम शुरू किया, लेकिन थोड़ा उसने कोई 50% काम भी नहीं किया है, तो वो काम छोड़ के चला गया। अभी हम जब भी PWD वालों को कहते हैं कि इसका काम शुरू करवाओ उस ठेकेदार से, तो वो कहते हैं कि इसकी पेमेंट नहीं हुई है। ये इसका जो पैसा जो था नाबार्ड के अंडर था, नाबार्ड का पैसा था। अभी इतनी असुविधा लोगों को परेशानी यहाँ पर इलाके में आ रही है कि जहाँ का स्टाफ जितने भी अदारे हैं वो सारे प्रभावित हो रहे हैं। और ये रोड जो है सिर्फ पखलाई को नहीं जोड़ता है, ये रोड पूरे ब्लॉक को जोड़ता है। जो चिरैनी तक इसकी जो है चिरैनी तक पूरे इलाके को जोड़ता है। इसमें सिवना है, सत्यालता है, चढ़त है, पखलाई है, ओसू है, धारगदियाँ है, जोगदार है। धारगदियाँ के पीछे जो पहाड़ी इलाका है वो सारे इलाके को ये रोड जो है जोड़ता है। तो इसका ना बनने के कारण लोग असुविधा महसूस कर रहे हैं। जहाँ के बच्चे जो हैं कई चीज़ों से, बीमारियों से लोग पीड़ित हैं, उनको गाड़ी नहीं मिलती जहाँ से उधमपुर जाने के लिए। मैं
पुरजोर ये अपील करता हूँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि PWD वालों को कहा जाए कि अगर ठेकेदार ये काम नहीं करता है तो इसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, जहाँ तक इसका इसको ब्लैक लिस्ट करके किसी दूसरे को काम दिया जाए। इसमें अभी कम से कम 50% जो है ब्लैक टॉप हो गया है, तो 50% अभी बाकी है, जिसकी वजह से पूरा ब्लॉक जो है पूरी तरह से प्रभावित है। अगर कोई डिलीवरी होनी होती है तो उसके लिए कोई भी जहाँ पर गाड़ी छोटी नहीं जाती है। आरएसपुरा के डाक बंगला में स्थानीय लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने आरोप लगाया कि लंबे समय से वो रोड बनाने की मांग कर रहे हैं, पर प्रशासन के द्वारा अभी तक उनके इलाके की सुध नहीं ली गई है। वो प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि 40 साल से मांग कर रहे हैं कि उनके क्षेत्र में भी रोड का निर्माण कराया जाए। संबंधित विभाग ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। उन्होंने उपराज्यपाल से मांग की है कि जल्द से जल्द इनके इलाके में रोड सुविधाएं प्रदान की जाएं ताकि लोगों को राहत मिल सके। प्रॉब्लम सानू रोड नहीं, गली नहीं, पानी नहीं, कोई स्कूल नहीं। साडा छोटी पैनी तक स्कूल होना चाहिए। साडे महल्ले दे विच जगह सिद्धी है, स्कूल होना चाहिए। दूसरा गली होनी चाहिए, नाली होनी चाहिए, लोगों ने पक्की बनी। साडे जिसले बारिश होंदी है मसीत बच्चे नमाज पढ़न नूं आंदे ने, जुमा पढ़न नूं आंदे लोग, कसम करा लियो चिक्कड़ दे विच साडा बच्चा नहीं जा सकदा। आजान नहीं होंदा ना 40 साल हो गए असीं रहिंदे, ना साडी अंदर कोई गली बनी, ना कोई बाथरूम बनया। सिर्फ वोट आंदे ते ले जांदे ने। गलियां में मसीत में बच्चे आंदे ने पढ़न, चिक्कड़ गारा इन्ना मुड़ जांदे ने, आंदे नहीं वापस। नमाज पढ़न आंदे ही नहीं, आन नहीं होंदा बच्चों ने, वापस ही जांदे मुड़ गए। इन्ना गारा अज भी देखो, इन्ना गारा साडियां गलियां में ना किसी ने बनाई ना किसी ने देखा। मतलब वोट लेन आ जांदे ने, वोट असीं दे दिंदे आ। साडे कोई 40 साल हो गए कोई गल गवर्नमेंट ने सानू नहीं दिता। जम्मू और कश्मीर के चिनाब क्षेत्र की समृद्ध जैव विविधता को बचाने और पुनर्जीवित करने के लिए वन विभाग ने भद्रवाह में पहली जिला स्तरीय बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी की बैठक आयोजित की। वन सूचना केंद्र भद्रवाह में आयोजित BMC की पहली बैठक का मुख्य उद्देश्य तत्काल सुधारात्मक उपायों और एक समग्र व्यवहारिक दृष्टिकोण शुरू करने के लिए विभिन्न विभागों, PRI और स्थानीय लोगों सहित सभी हितधारकों की भागीदारी सुनिश्चित करना था। क्योंकि पहली मीटिंग थी, इसमें आए और बड़ी सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस की गई हैं और बाकी जो जिन लोगों ने इसमें काम किया है उन लोगों की भी इसमें राय ली जाएगी। और जैसा कि यहाँ पर बताया गया कि हमने पंचायत लेवल्स पर भी बायोडाइवर्सिटी कमेटीज़ जो हैं उनको बनाया गया है। आने वाले समय में हम ये सोच रहे हैं कि उनके साथ बैठ के एक बड़ा सेमिनार यहाँ पर किया जाएगा। और हिमालयन स्टेट होने के कारण यहाँ पे काफ़ी जिम्मेवारी है हमारे स्टेट को कि यहाँ पर जो कि बहुत रिच फ्लोरा और फाउना यहाँ पे है वो काफ़ी मौजूद है यहाँ पे, तो इसको हमें बचाने के लिए ये करना है। और इसके आज इस मतलब मीटिंग के माध्यम से हम लोग अब धीरे धीरे गाँव में फिर से लोगों को सेंसिटाइज करेंगे। जो ऑलरेडी यहाँ पर बने हुए हैं उसको एक प्रैक्टिकल रूप में उनको हम हेल्प करेंगे एज ए मतलब डिपार्टमेंट ऑल्सो, और टेक्निकल जो भी लोग हैं, और भी ऐसी कुछ चीज़ें जो छूट गई हैं रजिस्टर में उसको हम अपग्रेड करेंगे। सभी पंचायती राज संस्थाओं सहित गंदोह भलेसा के लोगों ने भलेसा के लिए हवाई हली सेवा की मांग की है। लोगों ने कहा कि गंभीर रूप से बीमार लोगों को समय पर अस्पताल में भर्ती कराने की सुविधाओं के अभाव में पहाड़ी भलेसा के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। दूर दराज के इलाकों में खराब सड़क संपर्क के कारण पहाड़ी भलेसा में आपातकालीन स्थिति से निपटने में हवाई सेवा ही मददगार होगी। करें तो LG साहब को हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि भलेसा जो है ये लास्ट गांव है डिस्ट्रिक्ट डोडा का ही नहीं बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर का, और 1 लाख से ज़्यादा यहाँ पे लोग हैं। तो आए दिनों पिछले दिनों यहाँ पे एक हादसा हुआ, एक पुलिस कांस्टेबल की जान चली गई। अगर चॉपर सर्विस वहाँ पे रेगुलर होती तो शायद उसकी जान बच सकती। इसी तरह से दर्जनों लोग जो हैं वो 1 साल में अपनी जान गंवा देते हैं।
शुक्रगुजार होंगे गवर्नर साहब के कि यहाँ पर गुंदो हेडक्वार्टर में भी एक चॉपर सर्विस लगाई जाए। और सर्दियों में बहुत ही मुश्किलात होती है, रोडें बंद हो जाती हैं, बर्फबारी होती है, लोग बीमार होते हैं, प्रेग्नेंट लेडी होती हैं, वो यहाँ दूर दराज इलाके से यहाँ पर आती हैं, तो उनके लिए उनकी जान बचाने के लिए यहाँ पर चॉपर सर्विस। एक बात का बहुत सख्त अफसोस है कि हमारे ये फार फ्लंग एरिया जो स्नो बाउंड एरिया है, इनको हमेशा निगलेक्ट किया जाता रहा है। हम गवर्नर निज़ामिया से ये रिक्वेस्ट करते हैं, उनसे ये डिमांड करते हैं कि हमारे ये गुंदो एरिया के लिए भी चॉपर सर्विस जो वो शुरू की जाए। मैं एलजी साहब से गुजारिश करता हूं कि एक बार आप फिर अपने इस फैसले का रिव्यू करो और भलेसा के अवाम को इस चॉपर सर्विस से महरूम मत रखो। ये बहुत गलत बात है। ऐसा ना हो कि हम लोगों को सड़कों पर आना पड़े आपके इस फैसले के खिलाफ। हम शुक्रिया अदा करते हैं इस चीज़ का कि आपने कम से कम इस तरफ एक रुख किया कि जो आपको ये आपके दिल में ये तड़प पैदा हो गई। जेकेएलएच के सीनियर एडिटर तेजिंदर सिंह सोडी ने भर्ती मामले में धांधली के बाद रद्द की गई परीक्षा और मूल्यांकन के बारे में जम्मू कश्मीर चयन बोर्ड के अध्यक्ष से खास बातचीत की है। देखिए। ने भी कुछ देर पहले एक रूलिंग दी थी, स्क्रैप कर दिया गया था, फिर हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया। तो हम कोर्ट पे क्योंकि मसला सब जुडिस है बात नहीं करेंगे, लेकिन ये जानना चाहूंगा कि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए जो अभी एग्जाम हो रहे हैं, री एग्जामिनेशन हो रही है, उसके लिए क्या क्या मेजर्स लिए गए हैं सर? हाँ, आपने पहले ऑनरेबल हाई कोर्ट की बात की, तो डेफिनेटली हमने जो एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी सेलेक्ट की है पीछे, वो इशू ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने है, तो उस पर हम ज़्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे। तो लेकिन ये है कि बच्चों के, क्योंकि बच्चों का कैरियर की बात है, तो हमने एक बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से एज पर द जनरल फाइनेंस रूल्स हमने एक कंपनी सिलेक्ट की है। और उसमें एक इशू ये था कि ये कंपनी पास्ट में कहीं ब्लैक लिस्ट रही है, तो लेकिन जब ये टेंडर फ्लोट हुआ उस समय ये कंपनी वो अपना ब्लैक लिस्टिंग पीरियड खत्म कर चुकी थी, वो अवधि उसकी पूरी हो चुकी थी। जहाँ तक हमारे इन एग्ज़ाम्स की बात है, तो हमने जब स्क्रैप किए एग्ज़ाम, उसके बाद हमने अपना प्रोसेस थोड़ा रिव्यू किया कि हम क्या क्या इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, और जो नेशनल लेवल पे जो मेन रिक्रूटिंग एजेंसीज हैं उनसे भी थोड़ी मीटिंग की और उनके जो प्रोसीजर्स हैं कोशिश किया कि हम कैसे उनको यहाँ रेप्लिकेट कर सकते हैं हमारे सिस्टम के हिसाब से। तो एक तो हमने शिफ्ट किया है कि हम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट करेंगे, क्योंकि वो कंपैरेटिवली उसमें ये जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेपर या प्रिंटिंग का प्रोसीजर उसमें ख़त्म हो जाता है, तो उस तरीके से हम मानते हैं कि वो थोड़ा सिक्योर है। हालांकि दोनों सिस्टम्स में अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। तो इसके अलावा हमने एक थर्ड पार्टी को एंगेज किया है जो पूरे सीबीटी प्रोसेस को ऑडिट करेगी, और इससे क्या हो जाएगा कि एक तो उस कंपनी में भी चेक रहेगा, और इसके अलावा हमने हर सेंटर पे ड्यूरिंग द एग्ज़ाम, आजकल बच्चे क्या करते हैं कि अटेम्प्ट्स रहती हैं जो अनफेयर तरीके से लोग आना चाहते हैं, वो क्या करते हैं कि कोई ब्लूटूथ डिवाइस ले जाएंगे, कोई मोबाइल लेने की कोशिश करेंगे। फ्रिस्किंग हमने 2 लेवल पे रखी है, बड़ी स्ट्रिक्ट की है, पुलिस की फ्रिस्किंग उसमें है, एक प्राइवेट फ्रिस्किंग है। तो उस पर हमने जामर्स रखे हैं हर सेंटर पे। तो ये जैसे ही एग्ज़ाम शुरू होता है तो थोड़े से मिनट के बाद हम जामर्स ऑन कर देते हैं, तो एग्जामिनेशन सेंटर में कोई फ़ोन, कोई ब्लूटूथ डिवाइस नहीं चलती है। इसके अलावा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने सीनियर लेवल के ऑफिसर्स को ऑब्जर्वर बनाया है, जो हर सेंटर पे एक सीनियर लेवल का ऑफिसर होता है। उनके साथ एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हर डिप्टी कमिश्नर ने एक टेक्निकल पर्सन को, जैसे एमएससी आईटी या एमसीए वाले लेक्चरर्स जो हैं, क्योंकि उनको कंप्यूटर नो हुआ है, तो उनको लगाया है हर सेंटर पे, वो डिस्ट्रिक्ट की तरफ से आते हैं। बिसाइड्स दैट एसएसबी ने, क्योंकि डिफरेंट एजेंसी जो हो जाती हैं, कोऑर्डिनेट करने के लिए एसएसबी ने अपने ऑफिसर्स को लगाया है, और ग्रुप बनाया है कि जैसे 5 सेंटर्स हैं तो उसके ऊपर एक हमारा सीनियर मेंबर होगा, वो कोऑर्डिनेट करता है और वो सेंटर टू सेंटर जाता है। मैं पर्सनली लेवल पे भी हर सेंटर पे खुद गया हूँ, और अभी भी जाता हूँ। हर एग्ज़ाम में मेरा मूवमेंट होता है कि देखे जाके कि बच्चों को कोई इनकन्वीनियंस ना हो रही, और साथ में ये चीज़ें चेक करते हैं हम कि कोई गलत चीज़ तो नहीं हो रही है, जितना हम करते हैं। बिसाइड्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने हमें कुछ लोग, हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी तो उन्होंने हमें दिए हैं, वो टेक्निकल लोग हैं, उनके हमने फ्लाइंग स्क्वाड्स बनाई हैं दोनों जगह, कश्मीर में भी और जम्मू में भी, और वो पहले दिन से एज फ्लाइंग स्क्वाड मूव करते हैं सेंटर टू सेंटर, और ऐसी अगर कोई गतिविधि या ऐसी कोई चीज़ दिखती है तो इमीडिएटली वो चेक करते हैं, उसको रिपोर्ट करते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और इस बीच बात करेंगे एक अहम खबर की, जहां बीजेपी संसदीय दल की आज मीटिंग होनी है। पीएम मोदी मीटिंग में उपस्थित रहेंगे। कई अहम मुद्दों पर इसमें चर्चा होने की संभावना है।
अहम खबर आपको दे रहे हैं। बीजेपी संसदीय दल की आज अहम बैठक होगी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपस्थित रहेंगे। कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जिन पर इस बैठक में चर्चा होना संभव है। सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी अनूप गुप्ता का, ज्यादा जानकारियों के साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। अनूप, संसदीय दल की अहम बैठक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। क्या कुछ अहम मुद्दे, क्या एजेंडा है इस बैठक का? देखिए, आपको बता दो कि बीजेपी संसदीय दल की बैठक शुरू हो चुकी है और इसमें तमाम जो बड़े नेता हैं वो मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बहुत मौजूद हैं और थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरे पार्लियामेंट्री पार्टी की तरफ से स्वागत किया गया, अभिनंदन किया गया। जिस तरीके से गुजरात चुनाव में बीजेपी ने एक ऐतिहासिक जीत दर्ज कराई है, उसको लेकर के एक अभिनंदन किया गया। और ये जो कह सकते हैं कि पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने साफ तौर से कहा कि ये जो जीत का जो श्रेय है वो पूरी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को जाता है। तो एक बड़ी बात है और साफ तौर से इस जीत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरा जो पार्टी है वो आगे किस तरीके से ले जाना चाहती है, उस पर कह सकते हैं कि आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उद्बोधन होगा तो उसमें वो उसका जिक्र करेंगे। जी साथ ही अनूप, क्योंकि शीतकालीन सत्र को कुछ ही दिन बचे हैं, तो क्या ऐसा माना जाए कि इस शीतकालीन सत्र के मद्देनजर भी किसी तरीके की रणनीति इस बैठक में बनाई जा सकती है? विपक्ष को किस तरीके से जवाब देना है? दूसरा सवाल ये कि क्या मिशन 2024 को लेकर भी कुछ रणनीति इस बैठक में सामने आ सकती है, देखने को मिल सकती है? बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से हमने देखा कि कल भी लगातार जो है वो कल बैठकों का दौर जारी रहा और किस तरीके से आगामी लोकसभा चुनाव में पार्टी बेहतर प्रदर्शन करे, उसको लेकर रणनीति बनाई जा रही है। तो जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर अपने सांसदों से मुखातिब होंगे तो जाहिर सी बात है वो ये सारी बातों को रखेंगे। लेकिन साथ ही साथ चूंकि शीतकालीन सत्र चल रहा है तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूर ये कह सकते हैं कि सांसद, जितने सांसद हैं वो अपना दायित्व निभाते हुए जनता के मुद्दे को संसद में ज्यादा से ज्यादा उठाएं और जो विपक्ष जिस तरीके से मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश करता है उस पर ना आकर के जनता के मुद्दे को उठाए और इन मुद्दों को जनता तक ले जाए कि किस तरीके से बीजेपी आम लोगों की बातों को संसद में रखती है, आम लोगों की बातों को किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, किस तरीके से कानून बनाया जा सकता है, इसको लेकर आगे बढ़ती है। जी साथ ही अगर अनूप हम इस बैठक को इस तरीके से जोड़ के देखें कि कांग्रेस की जो भारत जोड़ो यात्रा को इसमें कोई दो राय नहीं है कि जनता का काफी साथ मिल रहा है, तस्वीरें हम हर रोज देख रहे हैं और जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं भाजपा इस बात को लेकर चिंतित है क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव है। ऐसे में पार्टी अपनी पकड़ बनाए रखे, इस रणनीति पर खासतौर पर इस बैठक में चर्चा होने की संभावना है। किन मुद्दों को साथ आगे लेकर अब आगे आने वाला 1 साल भाजपा चलेगी ताकि लोकसभा के चुनावों में उन मुद्दों के साथ जनता के बीच उतर सके? क्या ये रणनीति का हिस्सा रह सकता है, ये बैठक का हिस्सा रह सकता है? बिल्कुल। देखिए, पार्टी किस तरीके से खुद को मजबूत करती है वो एक रणनीति का जरूर हिस्सा होता है। विपक्ष किस तरीके की रणनीति से आगे बढ़ता है उस पर बहुत ज्यादा बीजेपी नहीं सोचती है। और अगर आप हालिया चुनाव अगर देखें, जो चुनाव हुए हैं उसमें हिमाचल में भले ही कांग्रेस को जीत मिली है लेकिन पार्टी बहुत ज्यादा विचलित नहीं है इस मसले से। पार्टी का पूरा फोकस आने वाले वक्त में जो विधानसभा चुनाव है उस पर टिकी हुई है और किस तरह से रणनीति से वो आगे बढ़ना चाहती है। इसके अलावा संगठन को किस तरीके से मजबूत करना और सरकार और संगठन में किस तरह से तालमेल बनाना है, इस पर ज्यादा फोकस है। हाँ बिल्कुल अनूप, और 2024 से पहले कई महत्वपूर्ण राज्य हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, और वहां पर भी विधानसभा के चुनाव होने हैं। तो कहीं ना कहीं भाजपा अब एक्शन मोड में नजर आ रही है। इन तमाम बैठकों के जरिए लग रहा है कि भाजपा अपनी रणनीति पर काम करना भाजपा ने शुरू कर दिया है। अनूप, आप नजर बना के रखिएगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।
और ब्रेक के बाद रुक करेंगे श्रीनगर की खबर का, जहां शीतलहर जारी है। श्रीनगर में इस मौसम का न्यूनतम तापमान 3.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। शीतलहर के बीच डल झील के किनारे सैलानी लुत्फ लेते नजर आ रहे हैं। यहां सैलानियों को अलग ही अनुभव हो रहा है। तो अहम खबर आपको श्रीनगर से दे रहे हैं, जहां तापमान 3.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। सैलानी हालांकि काफी खुश हैं, लेकिन आम जनजीवन इस ठंड की वजह से, शीतलहर की वजह से प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। श्रीनगर में इस वक्त शदीद सर्दी की लहर जारी है। हम इस वक्त मौजूद है श्रीनगर में डल झील के पास, जहां पे आप देख सकते हैं कि यहां पे जो लोग मॉर्निंग वॉक के लिए सुबह आते हैं उनकी कमी पाई जा रही है, और साथ ही साथ जो यहां पे टूरिस्ट घूमने के लिए आ रहे हैं वो भी आप देख सकते हैं कि फायर पॉट्स का यहां पे इस्तेमाल कर रहे हैं। काफ़ी ठंड उनको यहाँ पे महसूस हो रही है। साथ ही साथ यहाँ पे पूरा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी जो लोग आए हुए हैं वो गर्म मलबूसात, गर्म कपड़े खरीदने में मसरूफ़ है, और यहाँ पे जो दर्जे हरारत है वो माइनस में जारी है। कुछ लोग, कुछ सयाह हमारे साथ है, उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस वक्त कैसा फील कर रहे हैं। जी, आपका नाम? उमा सोनी। अभी ठंड है, माइनस में टेम्परेचर है, तो कैसा आप फील कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही है यहाँ पे बहुत, हमारे राजस्थान से भी ज़्यादा ठंडी यहाँ पे है, बट अच्छा लग रहा है। कहीं बाहर आए हैं तो एंजॉय करेंगे फुल इस सर्दी को। आपने क्या क्या एंजॉय किया? अभी हम लोग कल ही फ्लाइट से आए हैं, अभी जा रहे हैं, हम गुलमार्ग घूमने जा रहे हैं। जी, अभी माइनस में टेम्परेचर जारी है, तो कैसा महसूस? अच्छा लग रहा है क्योंकि ये डिफरेंट एक्सपीरियंस है। नॉर्मली राजस्थान में फुल टाइम गर्मी रहती है, बट हम लोग कश्मीर आए हैं ठंडा फील करने के लिए। तो आज हमारा प्रोग्राम है जाने के लिए गुलमर्ग, तो वहाँ का कैसा एक्सपीरियंस रहेगा वो तो कल पता चलेगा। क्या डिफरेंट आपने यहाँ पे पाया? यहाँ पे मतलब पूरा ठंडा है, ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है, मतलब डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट एक्सपीरियंस है, और बेसिकली विंटर तो है ही है, और यहाँ पे ठंडा मतलब एक डिफरेंट एक्सपीरियंस मिलता है यहाँ पे। आपके साथ यहाँ कौन आया हुआ है? मेरे साथ मेरी वाइफ, बेटी और मम्मी, हम 4 जने आए। जी, आपका नाम? मेरा नाम संतोष। अभी माइनस में टेम्परेचर है, तो कैसा फील हो रहा है? अभी ठंडा अच्छा फील हो रहा है, इंजॉय हो रहा है अच्छा। जिस तरह से आपने देखा कि यहाँ पे जो सयाह लोग हैं वो भी यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, और पूरा अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फायर पॉट्स जो है जगह जगह पे लगे हुए हैं, ताकि जो लोग हैं वो अपने आप को गर्म रखें, जो हाथ है वो ठंडे हो जाते हैं तो इनका वो सहारा लें। पूरा अगर हम देखें तो जो यहाँ पे शिकारा वाले हैं आप देख सकते हैं कि वो भी फ़ैरन पहने हुए हैं। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो टेम्परेचर जो है वो यहाँ पे माइनस में जारी है। तो यहाँ पे जो लोगों की आवाजाही है वो बिलवार रोड पे सुबह ज़्यादा होती है। यहाँ पे लोग मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं, लेकिन शदीद सर्दी के चलते जो है अब यहाँ पे जो लोगों की मूवमेंट है वो काफ़ी कम है, और सुबह सुबह जो लोग हैं वो घरों से बहुत कम निकलते हैं। अयूब खान के साथ रईस मागरे, नेटवर्क 18 श्रीनगर। शिक्षकों की मांगों को सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल दिया है। सरकार के रवैये से नाराज शिक्षकों ने सांबा में मोमबत्ती जलाकर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा शिक्षकों के प्रति सरकार का रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही कहा कि अगर सरकार ने उनकी मांगें पूरी नहीं की तो आने वाले दिनों में और भी प्रदर्शन देखने को मिलेंगे। सरकार ने लगभग पिछले 9 वर्षों से यहाँ पर टीचर टू मास्टर की डीपीसी जो है और जो अदर रिलेटेड डिमांड्स हैं, जिसमें हमारा हेड मास्टर लेक्चरर्स के एडजस्टमेंट का मसला है, ग्रेड 2 ग्रेड 3 टीचर्स की ट्रांसफर पॉलिसी का मसला है, ट्रांजिशन ऑफ ग्रेड 2 से ग्रेड 3 का है, उसके बाद डिफरेंट कैडर्स की रेगुलेशन का मसला है, और NPS टू OPS का मसला है। बड़े मसले हैं। हमने 15 नवंबर को डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन में धरना दिया था। हमने डायरेक्टर साहब ने हमें कहा था कि 25 तक हम डीपीसी टीचर टू मास्टर करेंगे, परंतु हमने उनको 30 तक समय दिया। फिर 4 दिन का उन्होंने समय मांगा, फिर हमने 4 दिसंबर तक दिया। और मैं बताना चाहता हूं कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम 100% नॉन पॉलिटिकल इन करेक्टर स्टेट वाइड ऑर्गेनाइजेशन है। जो प्रोग्राम जम्मू में चलता है वही कश्मीर में चलता है। हमारी सरकार से यही चेतावनी है कि जो आपने डीपीसी पिछले 9 वर्षों से, ये मैं कहता हूँ कि ये जो डिपार्टमेंट है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, चाहे इसमें डायरेक्टर हो चाहे हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी हो, ये टीचिंग कम्युनिटी के लिए शर्म की बात नहीं है, ये इन लोगों के लिए शर्म की बात है कि 9 साल से ये डीपीसी नहीं हुई है। टीचर्स हमारे तंग आ चुके हैं, हर दिन ये नई नई स्कीम चलाते हैं जो बच्चों को पढ़ाने का है। इतने हमारे जहाँ पे जो काउंसलिंग सेल, दूसरा कल्चरल सेल, इतने प्रोग्राम्स देते हैं कि बच्चों को पढ़ाना ही मुश्किल हो चुका है।
मीरा साहिब थाना क्षेत्र के पृथ्वीपुर गांव में चोरों ने एक वाहन से कीमती सामान चुरा लिया। वाहन के मालिक ने तुरंत थाने पहुंचकर मामला दर्ज करवाया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि इस क्षेत्र में चोरों द्वारा कई घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। लोगों ने पुलिस अधिकारियों से चोरों को पकड़ने की गुहार लगाई है। 16,000 ਦੇ 85,000 ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਗੱਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਲੈਂਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਥਾਣਾ ਮੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪੈਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਿਕੰਦਰਪੁਰ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਕੋ ਗੱਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਲੈਂਸਰ ਹੈ ਚੋਰੇ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੌਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰੋ ਗੱਡੀ ਆ ਉਹਦੇ ਦੋਏ ਟਾਇਰ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਖੋਲੀ ਲੈਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਿਰਥੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਉਹਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਲਈਏ ਨੌਗਰਾਂ ਦਾ ਲਈਏ ਸਿਲੰਡਰ। ਹਰ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਚੋਰੀ ਕੋਈ ਦਿਨ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਚੋਰੇ ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਮਚਾਈ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਧੂਮ ਮਚਾਈ ਦੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨੇ ਦੀ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸੇ ਲੋਕ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਲੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਖਦੇ ਫਗੜੇ ਦੇ ਨੇ ਚੋਰ। ਪਕੜਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਛੱਡੀ ਉੜਦੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੋਰ ਫਗੜਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਾਉਂਦਾ ਜੈਸੇ ਸਿਕੰਦਰਪੁਰ ਵਾਲੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਤੱਕ ਲਿਖਾਇਆ ਪਕੜੇ ਵੀ ਗਏ ਦੇ ਨੇ 2-3 ਬੰਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪਕੜੇ ਦੇ ਵੀ ਗਏ ਦੇ ਨੇ ਪਕੜੇ ਦੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੋਰੇ ਫਿਰ ਛੱਡੀ ਉੜਦੇ। ਅਗਰ ਪ੍ਰਿਥੀਪੁਰ ਗ੍ਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਜੀ ਚੋਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਸਮੇਂ ਸਭਾ ਚੋਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰਿਥੀਪੁਰ ਨੌਗਰਾਂ ਸਿਕੰਦਰਪੁਰ ਮਹਿਲਪੁਰ ਕੋਟਲੀ ਮੀਆਂ ਫਤਾ ਇਹ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗ੍ਰਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਦੇ ਕੁਸਾ ਦਾ ਪੰਪ ਸੈੱਟ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਬੰਬੀ ਜਿਸ ਮੋਟਰ ਆਪਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਲਾਈ ਹੈ। ਕਦੇ ਕੁਸਾ ਸਕੂਟਰ 'ਚ ਕੋਈ ਆਦਾ ਕਦੇ ਹੁਣ ਸੁਣਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ 'ਚ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਪਰ ਕਾਰ ਖਲੋਤੀ ਸੈਂਟਰੋਂ 5-7 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਅਗਲੇ ਟਾਇਰ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਤੇ ਚੋਰਾਂ ਜੀ। ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਹੌਸਲਾ ਵਧੀ ਇਹਦਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਪਕੜਿਆ नहीं ज़्यादा खुले आम फिरा दिन ये हूँ एक गड्डी है इतने जगदीश चंद्र शर्मा। और इसी के साथ डुग्गर खबरा में अभी के लिए बस इतना ही। लेकिन जम्मू कश्मीर लद्दाख और हिमाचल प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 JKLH के साथ। नमस्कार।